हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवैस शहाब और अवैस लाइब्रेरी में मैं अपने व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। गाइस, पार्टनरशिप फॉर्मेशन में हमने इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट, मर्जर ऑफ बिजनेस, बुक वैल्यू तक डिस्कस कर लिया है। अब हमारा अगला टारगेट है एग्रीड वैल्यू के क्वेश्चंस की ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन पार्टनरशिप फॉर्मेशन एग्रीड वैल्यू। गाइस, एग्रीड वैल्यू बेसिकली होता ये है कि जब पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है बुक वैल्यू के अलावा किसी दूसरी वैल्यू पे, जब सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं तो ऐसी फॉर्मेशन को हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन ऑन एग्रीड वैल्यू कहते हैं। तो इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिमिलर बुक वैल्यू की तरह होती है, लेकिन जो एग्रीड वैल्यू होती है किसी भी एसेट की, हम उसी वैल्यू से उस एसेट को डेबिट करते हैं और उसी वैल्यू से उस लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर अकाउंट्स रिसीवेबल पर एग्रीड वैल्यू हो तो हम इस सूरत में अकाउंट्स रिसीवेबल को एंटायर अमाउंट से डेबिट करते हैं और अलाउंस फॉर बैड डेट को इतने अमाउंट से क्रेडिट करते हैं कि बाद में एडजस्टेड अमाउंट वही आ जाए जो एग्रीड वैल्यू है। लेकिन कभी भी हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को शो नहीं करते, ना जर्नल में और ना ही बैलेंस शीट में। मेरे पास एक डेमो क्वेश्चन है और उस डेमो क्वेश्चन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्रीड वैल्यू को कैसे ट्रीट करते हैं। तो रिकार्डो एंड फुलमर दो सेपरेट अपना बिज़नेस रन कर रहे थे और उन दोनों ने डिसाइड किया है कि हम पार्टनरशिप फॉर्म करें, लेकिन फॉर्मेशन के वक्त वो लोग फॉलोइंग वैल्यूज़ पर एग्री होते हैं। तो अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। गाइस, सबसे पहले तो मैं रिकार्डो के लिए जर्नल एंट्री पास करूँगा, फिर फुलमर के लिए करूँगा और उसके बाद इनिशियल बैलेंस शीट बना दूँगा। तो हम शुरू करते हैं रिकार्डो की जर्नल एंट्री से। तो रिकार्डो ने कैश इन्वेस्टमेंट की है 100,000 की, हम इसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे। रिसीवेबल 80,000 की, लेकिन रियलाइज वैल्यू रिसीवेबल की कुछ और है, यानी अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पर 80,000 है, जबकि रियलाइज वैल्यू अकाउंट रिसीवेबल रिकार्डो की 75,000 है। इसका मतलब ये है कि 5,000 का रिसीवेबल कम है। तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे मैं आपको जर्नल में बताता हूँ। इन्वेंट्री 150,000, लेकिन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 160,000 से यहाँ पर रिपोर्ट की जा रही है। तो चलें शुरू करते हैं जर्नल एंट्री के। सबसे पहले मैं जर्नल का पेज खोल लेता हूँ और इसमें मैंने हेडिंग मेंशन कर ली है, मैसेज रिकार्डो एंड फुलमर जर्नल। एयर मेंशन नहीं था, मैंने 4 टाइम्स एक्स कंसीडर कर लिया है। मंथ मेंशन नहीं था, मैंने 3 टाइम्स एक्स कंसीडर कर लिया और डेट मेंशन नहीं थी तो मैंने 2 टाइम्स एक्स कंसीडर कर लिया। अब मैं रिकार्डो के लिए सबसे पहले कैश को डेबिट करूँगा 100,000 से, उसके बाद मैं अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करूँगा। गाइज, अकाउंट रिसीवेबल अगर आप नोट करें तो रिकार्डो का 80,000 है, लेकिन रिसीवेबल 75,000 एग्रीड वैल्यू है। तो इस सिचुएशन में हम एंटायर अमाउंट से, यानी 80,000 के अमाउंट से अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे पहले, और बाद में हम अलाउंस फॉर बैड डेट को इतने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे कि बाद में एडजस्टेड वैल्यू आ जाए। हमारे पास तीसरा एसेट है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की बुक वैल्यू 150,000 थी, लेकिन रिकार्डो की एग्रीड वैल्यू 160,000 है। तो फिर हम एग्रीड वैल्यू ही लिखेंगे 160,000 को मैंने डेबिट कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो एसेट है वो है इक्विपमेंट 200,000 का, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही रिपोर्ट कर दूंगा। इक्विपमेंट को 200,000 से मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास मशीनरी। अब मशीनरी रिकार्डो की नहीं है, सिर्फ फुलमर की है, तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा। डिलीवरी ट्रक 150,000 का है और डिलीवरी ट्रक की एडजस्टमेंट जो एग्रीड वैल्यू है वो 120,000 है, तो हम डिलीवरी ट्रक को 120,000 से ही जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। डिलीवरी ट्रक 120,000 से डेबिट। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है आई गेस 20,000, लेकिन फर्नीचर की पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम 20,000 से फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। चलें जी, फर्नीचर को डेबिट कर देते हैं 20,000 के अमाउंट से। अच्छा जी, अब हम क्रेडिट करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट। गाइज, अलाउंस फॉर बैड डेट का अमाउंट हम कैसे कंप्यूट करेंगे अब मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, अकाउंट रिसीवेबल था हमारा 80,000 का अमाउंट,
और रिसीवेबल था हमारा 75,000 का अमाउंट रियलाइज वैल्यू। तो इसका मतलब इनका डिफरेंस जो है वो 5,000 का है। 5,000 से अगर मैं अलाउंस फॉर बैड डेट को क्रेडिट कर दूंगा तो एग्जैक्टली बैलेंस शीट में वही अमाउंट रिपोर्ट होगी जो 675,000 है। तो इसलिए मैं 5,000 का अलाउंस फॉर बैड डेट को क्रेडिट कर दूँगा। यानी आसान सी बात ये है कि जो बुक वैल्यू है उसमें से अगर आप एग्रीड वैल्यू को माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा डिफरेंस का, आप उसी अमाउंट से अलाउंस फॉर बैड डेट को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, अब मैं करूँगा आखिर में कैपिटल रिकार्डो क्रेडिट। और मैंने पहले ही आपको ये फॉर्मेट बता दिया था कि सारे डेबिट वैल्यूज़ को हम सम करेंगे और उसमें से क्रेडिट साइड की वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। जो अमाउंट आएगा वही हमारा कैपिटल का अमाउंट होगा। अच्छा, अब मैं नरेशन पास करूँगा टू रिकॉर्ड मिस्टर रिकार्डो इन्वेस्टेड एसेट्स इन पार्टनरशिप फ्रॉम ऑन एग्रीड वैल्यू। ये अगर एग्रीड वैल्यू आप ना भी लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब हमारा अगला टारगेट है कि हम फिल्मर के लिए एंट्री पास करें। तो गाइस, फिल्मर का कैश है 140,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं कैश को 140,000 से ही डेबिट कर दूँगा। कर देते हैं जी 140,000। अच्छा जी, अब हम करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट। गाइस, मैंने अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए आपको वही टेक्निक बताई कि आप एंटायर अमाउंट से अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, यानी 70,000 से ही अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। और बाद में मैं एडजस्ट करूँगा अलाउंस फॉर बैड डेट से। 70,000 से मैंने अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। अब हमारे पास तीसरी एसेट है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वर्थ है 120,000, लेकिन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 130,000 एग्री वैल्यू, तो मैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 130,000 से ही रिकॉर्ड करूँगा। 130,000। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री के बाद इक्विपमेंट है 260 और उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं 260 को ही रिपोर्ट करूँगा। $260,000 का अमाउंट। अच्छा जी, अब उसके बाद मशीनरी 80,000 और मशीनरी पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं मशीनरी को भी वैसे ही रिकॉर्ड कर दूंगा। $80,000 के अमाउंट से मशीनरी को मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा जी, डिलीवरी ट्रक रिकार्डो के पास थी मगर इनके पास नहीं थी, तो हमने इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। फर्नीचर 90,000 और फर्नीचर पर एडजस्टमेंट है कि 60,000 है, तो इसलिए मैं फर्नीचर को 60,000 से ही रिकॉर्ड करूँगा जर्नल में। 60,000 से मैंने फर्नीचर को कर दिया डेबिट। अच्छा जी, अब मैं दोबारा अलाउंस फॉर बैड डेट को क्रेडिट करूँगा। तो गाइस, मैं दोबारा आपको ये टेक्निक बता रहा हूँ। अकाउंट्स बिल 70,000 का था फिल्मर का, और एडजस्टेड यानी कि एग्रीड वैल्यू 65,000, तो इसका डिफरेंस है 5,000 का। तो 5,000 से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अलाउंस फॉर बैड डेट को क्रेडिट कर दें 5,000 के अमाउंट से। अच्छा जी, और इसके बाद फिर मैं कर दूँगा कैपिटल फिल्मर क्रेडिट उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे मैंने रिकार्डो की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया था। अब मैं नरेशन पास करूँगा टू रिकॉर्ड मिस्टर फिल्मर इन्वेस्टेड एसेट्स इन पार्टनरशिप फ्रॉम ऑन एग्रीड वैल्यू। अच्छा, इसी के साथ हमारा जर्नल कंप्लीट हो जाता है और जर्नल के बाद अब हमारा अगला टारगेट है बैलेंस शीट बनाने का। तो चलें बैलेंस शीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले मैं मैसेज रिकार्डो एंड फिल्मर हेडिंग मेंशन करूँगा, बैलेंस शीट की हेडिंग मेंशन करूँगा। क्योंकि ईयर डेट और मंथ मेंशन नहीं है, तो मैंने एज ऑन 3x, 2x और 4x कंसीडर कर लिया है। अब मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं करंट एसेट में रिकॉर्ड करूँगा कैश को। गाइस, कैश हमारे पास, मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी है कि दोनों पार्टनर या दो से जितने भी ज़्यादा पार्टनर होंगे सबके कैश को हम प्लस करके एक साथ लिखेंगे।
तो मैंने कैश को प्लस करके लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा अकाउंट्स रिसीवेबल के ऊपर। अकाउंट्स रिसीवेबल भी हम टोटल करके लिखेंगे, लेकिन सब टोटल कॉलम में। तो देखिए मैं थर्ड कॉलम को यूज़ कर रहा हूँ और फिर मैं इसमें से लेस कर दूँगा अलाउंस फॉर बैड डेट को। अच्छा जी, अलाउंस फॉर बैड डेट को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होता है, हम इसको माइनस में लिखते हैं, यानी ये वाली वैल्यू, दोनों अलाउंसेस को हम प्लस करके माइनस कर देंगे अकाउंट्स रिसीवेबल में से। तो हमारे पास 10,000 ये माइनस का आ गया। और अब मैं इनका जो एक्चुअल अमाउंट है वो लिखूँगा, दैट इज़ 140,000। देखो अल्टीमेटली वही वाली वैल्यू आ गई जो हमें एग्रीड वैल्यू गिवन थी। अच्छा, अब मैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखूँगा और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में इसी तरह सम करके लिख दूँगा दोनों पार्टनर्स को। $130,000 की इन्वेंट्री फिल्मर की थी और 160,000 की इन्वेंट्री मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और इसी के साथ मेरा टोटल करंट एसेट कंप्लीट हो जाता है। तो मैं इसको भी सम करके लिख दूँगा। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं नॉन करंट एसेट की हेडिंग मेंशन करूँगा और नॉन करंट एसेट में मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं उसको रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा। हमारा सबसे पहले है इक्विपमेंट, तो मैं इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कर देता हूँ। अच्छा जी, इक्विपमेंट को भी आप प्लस करके ही रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पर 200,000 की इक्विपमेंट और 260,000 की इक्विपमेंट। फिर उसके बाद हमारे पास है मशीनरी, और मशीनरी का अमाउंट हमारे पास है आई गेस 80,000। ठीक है जी। फिर हमारे पास है डिलीवरी ट्रक, और डिलीवरी ट्रक का अमाउंट है हमारे पास आई गेस है 120,000, यस। और फिर हमारे पास है फर्नीचर, और फर्नीचर का अमाउंट है हमारे पास 20,000 प्लस 60,000 आई गेस, यस। और मेरे पास इसी तरह टोटल नॉन करंट एसेट की वैल्यू भी आ गई है। अच्छा जी, 740। गाइस यहाँ पर हम बॉर्डर लगाएंगे ताकि ये चीज़ सेपरेट हो जाए, इससे कर दिया मैंने। अच्छा, लाइबिलिटीज़ हमारे पास क्योंकि कुछ भी नहीं तो मैं नील लिखकर 0 लिख दूँगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला टारगेट है पार्टनर्स इक्विटी को रिपोर्ट करना। टोटल लाइबिलिटी भी हमारे पास यही आ जाएगी। पार्टनर्स इक्विटी की मैं हेडिंग मेंशन करूंगा और कैपिटल रिकार्डो और कैपिटल फिल्म, इन दोनों को रिपोर्ट कर दूंगा यहाँ पर इनके कैपिटल अमाउंट से। तो रिकार्डो का कैपिटल है 6,75,000 और फिल्मर का कैपिटल है 7,35,000। तो टोटल पार्टनर्स इक्विटी मेरे पास हो जाती है 14,10,000। गाइस यहाँ पर आप सेपरेटर लगाएंगे और अब मैं दोनों साइड को इक्वेट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरी बैलेंस शीट टाइप होती है या नहीं होती है। यस, 14,10,000 और यहाँ भी कुछ इस तरह का ही अमाउंट हमारे पास आया 14,10,000। तो इसके साथ हमारी बैलेंस शीट हो गई है टाइप। तो इसका मतलब जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने यहाँ पर फॉलो किया है वो बिल्कुल ठीक किया। अच्छा गाइज, इसी के साथ हमारे एग्रीड वैल्यू का लेक्चर ख़त्म होता है और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करें, कमेंट करें और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करके एरिया टू इम्प्रूव ज़रूर बताएं। इसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं बल्कि लास्ट में एक और क्वेश्चन एग्रीड वैल्यू का
यहाँ पर अपने स्क्रीन पर लगा देता हूँ। आप वहाँ पर वीडियो को रोक कर सॉल्व करें और कमेंट में मेंशन करें कि यू हैव डन। और अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट में मेंशन करके पूछ लें। और इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। थैंक यू।